4000 साल से भी पुरानी एक सभ्यता, शहर हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, व्यापार है, लेकिन उस सभ्यता के लोग अपने पीछे एक ऐसी चीज छोड़ गए जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक जानवर, सिर्फ एक सींग वाला, हजारों बार बनाया गया, हर बड़े शहर में मिला, हर व्यापारी की मुहर पर मौजूद, और फिर अचानक वो पूरी तरह गायब हो गया, हमेशा के लिए। आज तक किसी को नहीं पता कि वो जानवर असल में था क्या। और सबसे डरावनी बात, जिस लिपि में इसका जवाब लिखा हो सकता है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ये कहानी है इंडस वैली की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसके सबसे रहस्यमयी प्रतीक की। एक ऐसा यूनिकॉर्न जो यूरोप के परियों वाले सफ़ेद घोड़े से हजारों साल पुराना है और जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। 20वीं सदी के शुरुआती साल, ब्रिटिश पुरातत्वविद भारत की मिट्टी खोद रहे हैं, हड़प्पा में और फिर मोहनजोदड़ो में। जमीन के नीचे से निकलती हैं ईंटों से बनी सड़कें, स्नानघर, अनाज के गोदाम, एक शहर जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे लगता है। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब खुदाई में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलने लगते हैं, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर के। इन्हें सील कहा जाता है, मुहरें, और लगभग हर मुहर पर एक जैसा जानवर बना है। बगल से देखा गया गाय जैसा शरीर और माथे से निकलता एक ही सींग जो पहले आगे झुकता है फिर ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। पुरातत्वविद उलझन में पड़ जाते हैं। असली जानवर तो 2 सींग वाले होते हैं, बैल, भैंस, हिरण। तो फिर ये सिर्फ एक सींग वाला जीव किसने बनाया और क्यों? शुरुआत में लगता है ये बस एक छोटी सी पहेली है, शायद कलाकार ने जल्दी में बना दिया होगा, शायद ये सिर्फ बगल से देखने का तरीका है। जैसे आप किसी बैल को साइड से देखें तो एक सींग दूसरे के पीछे छिप जाता है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है ये छोटी सी पहेली कुछ और ही निकलती है, क्योंकि ये जानवर सिर्फ कभी कभार नहीं दिखता। ये सिंधु घाटी की हर बड़ी जगह पर मिलता है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, और बाद में भारत की धरती पर भी। धोलावीरा, राखी गढ़ी, लोथल, कालीबंगन, हजारों किलोमीटर के इलाके में फैली एक पूरी सभ्यता, और हर जगह वही एक सींग वाला जानवर। किसी और जानवर को इतनी बार नहीं बनाया गया, न बैल को, न हाथी को, न बाघ को। ये अकेला जानवर बाकी सबसे आगे निकल जाता है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एक कलात्मक गलती थी तो इसे हजारों बार, सैकड़ों साल तक इतनी सफाई से दोहराया क्यों गया? और यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि सिर्फ मुहरों पर बना चित्र ही नहीं मिलता। खुदाई में छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां भी मिलती हैं, टेराकोटा के खिलौने जैसी। और ये मूर्तियां छपटी नहीं हैं, ये 3 डायमेंशनल है, पूरे घेरे में देखी जा सकती हैं। अगर सिर्फ प्रोफाइल यानी बगल से दिखने की वजह से एक सींग छिपता था तो इन मूर्तियों में तो कोई बगल नहीं है। इन्हें आप किसी भी तरफ से घुमाकर देख सकते हैं, और फिर भी सिर्फ एक सींग। यहाँ छिपने के लिए कोई दूसरा सींग है ही नहीं। पुरातत्वविद जोनाथन मार्क केनोयर, जिन्होंने इन मुहरों और मूर्तियों पर सालों तक काम किया, इसी सबूत के आधार पर कहते हैं ये कोई गलती नहीं थी। हड़प्पा के कलाकारों ने जानबूझकर एक सींग वाला जीव बनाया, और उनके पास इसका सबूत भी है, क्योंकि उसी दौर की मिट्टी में 2 सींग वाले जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं, बिल्कुल साफ, दोनों सींग दिखाते हुए। यानी जिन कलाकारों को 2 सींग बनाने थे उन्होंने 2 सींग बनाए, और जिन्हें 1 सींग बनाना था उन्होंने 1। ये फर्क जानबूझकर किया गया लगता है, बट हर पुरातत्वविद इस बात से सहमत नहीं है। ग्रेगरी पॉसेल जैसे विद्वानों का मानना कुछ अलग है। उनके अनुसार ये अब भी एक असली 2 सींग वाला जानवर ही है, सिर्फ कलाकारों की एक पुरानी परंपरा में बगल से इस तरह दिखाया गया कि एक सींग दूसरे को ढंक ले। तो अब हमारे पास 2 सम्मानित विद्वान हैं, दोनों ने वही मुहरें देखी, वही मूर्तियां देखी, और दोनों अलग अलग नतीजे पर पहुंचे। और यहीं तीसरा नजरिया सामने आता है जो पूरी कहानी को और उलझा देता है। फिनलैंड के भाषाविद आस्को पारपोला का कहना है कि ये जानवर असल में एक नीलगाय है, जिसे संस्कृत में रश्य कहा गया है, एक असली मृग जो आज भी भारत में पाया जाता है। उनके अनुसार इस जानवर का अकेला सींग सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि उर्वरता और बारिश से जुड़ा एक धार्मिक प्रतीक था। शायद इसीलिए ये मुहरों पर
इतना बार बार दिखाई देता है। पारपोला यहाँ तक कहते हैं कि बहुत बाद में लिखी गई महाभारत और रामायण की कहानियों में जो ऋष्यशृंग यानी एक सींग वाला ऋषिक्षी का जिक्र आता है, उसकी जड़ें शायद इसी हड़प्पा काल की परंपरा में हों। लेकिन यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि इस मुहर और उस बात की कहानी के बीच लगभग 1500 साल का फासला है। कोई सीधी कड़ी नहीं मिलती जो दोनों को जोड़े। ये सिर्फ पारपोला का अपना सिद्धांत है, एक दिलचस्प संभावना, लेकिन साबित नहीं हुई। और सच यही है कि हम शायद कभी पूरी तरह साबित भी नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमारे पास 3 अलग अलग जवाब हैं एक ही सवाल के। ये जानवर असल में है क्या? एक असली बैल, एक जानबूझकर बनाया गया एक सींग वाला काल्पनिक जीव, या फिर एक पवित्र मृग? और अभी तो कहानी में एक और परत बाकी है। लगभग हर मुहर पर इस जानवर के ठीक सामने एक अजीब सी चीज़ बनी होती है, एक खड़ी वस्तु जिसमें कई परतें या स्तर होते हैं, किसी बर्तन जैसी, किसी चौखटे जैसी। शुरुआती खुदाई करने वाले जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स इसे एक धूपदान यानी इंसेंस बर्नर मानते हैं, मानो कोई पवित्र धुआं उठ रहा हो और जानवर उसकी तरफ मुंह की खड़ा हो। लेकिन बाद में आए एक और विद्वान इरावतम महादेवन इससे बिल्कुल असहमत होते हैं। उनका मानना है कि ये एक सोमा फिल्टर है, यानी उस पवित्र पेय को छानने का यंत्र जिसका जिक्र बहुत बाद के वैदिक ग्रंथों में मिलता है। और कुछ और विद्वान कहते हैं शायद ये सिर्फ एक चारा पात्र है, जानवर के आगे रखी एक साधारण खुराक। धूपदान या पवित्र पेय का यंत्र या सिर्फ चारा, किसी को यकीन से नहीं पता। और 4000 साल पुरानी उस वस्तु का असली मकसद अब सिर्फ अंदाजों में ही जिंदा है। लेकिन असली सवाल ये है, हम इतने अनिश्चित क्यों हैं? आखिर हमारे पास तो हजारों मुहरें हैं, इतना सारा सबूत हमारे सामने पड़ा है, फिर भी हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? जवाब उतना ही परेशान करने वाला है जितना सवाल, क्योंकि लगभग हर मुहर पर उस जानवर के ऊपर एक और चीज़ भी बनी होती है, कुछ चिन्ह, कुछ निशान, एक कतार में, एक लिपि, सिंधु घाटी की अपनी लिपि। और आज 4000 साल बाद भी दुनिया का कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं सकता। सोचिए इसका मतलब क्या है। जिन लोगों ने ये जानवर बनाया उन्होंने शायद उसके बगल में ही लिख दिया था कि ये है क्या और क्यों बनाया गया। जवाब हमारे सामने ही रखा है और हम उसे पढ़ नहीं सकते। 2009 में कुछ वैज्ञानिकों राव, यादव, वाहिया और महादेवन ने कंप्यूटर की मदद से इन चिन्हों के पैटर्न का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि इन चिन्हों के दोहराव का ढंग प्राकृतिक भाषाओं से मिलता जुलता है, जैसे पुरानी तमिल या सुमेरियन लिपि। यानी हो सकता है ये सचमुच एक भाषा हो। लेकिन खुद इन वैज्ञानिकों ने साफ कहा, इतने भर से ये साबित नहीं होता कि ये सच में भाषा ही है। और कुछ ही समय बाद भाषाविद रिचर्ड स्प्रोट जैसे विद्वानों ने इस नतीजे को चुनौती दी। उनका कहना था, शायद ये चिन्ह कोई भाषा नहीं, बल्कि धार्मिक या व्यापारिक निशानों का एक सिस्टम भर हो, बिना किसी वाक्य, बिना किसी व्याकरण के। ये बहस आज भी खुली है, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, और यहीं असली त्रासदी छिपी है। हमारे पास वो शब्द मौजूद हैं जो शायद इस पूरी पहेली का जवाब दे सकते थे, लेकिन वो शब्द हमेशा के लिए चुप हैं। अब एक पल के लिए सवाल बदलते हैं, ये मुहरें किसने बनाई? ये कौन लोग थे? 2019 में वैज्ञानिक वसंत शिंदे की टीम ने राखी गढ़ी में मिले एक कंकाल की प्राचीन DNA जांच की। यही राखी गढ़ी जहां इंडिया की धरती पर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर मिला है। नतीजा सामने आया, उस व्यक्ति के जीन्स में ईरान से जुड़े किसानों की वंशावली थी, साथ ही भारत की सबसे पुरानी आबादी एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन का मिश्रण भी। और उस एक नमूने में मध्य एशिया के स्टेप इलाकों से जुड़ी कोई वंशावली नहीं मिली। इस खोज पर भारत में काफ़ी बहस हुई है और ये बहस आज भी चल रही है कि इसका मतलब क्या निकाला जाए। हम यहाँ उस राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना कहना काफ़ी है, जिन हाथों ने ये मुहरें तराशी वो एक जटिल मिली जुली आबादी के हाथ थे। असली इंसान जिनकी अपनी एक पहचान थी, भले ही आज हम उस पहचान की पूरी तस्वीर नहीं जोड़ पाए हैं।
अब कहानी अपने सबसे भारी मोड़ की तरफ बढ़ती है। लगभग 1700 ईसा पूर्व यानी 1900 BCE के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर धीरे धीरे उजड़ने लगते हैं। सड़कें सुनसान हो जाती हैं, बड़े स्नानघर और गोदाम मिट्टी में दब जाते हैं। एक शहरी सभ्यता जो लगभग 700 सालों से फल फूल रही थी बिखरने लगती है, और उसके साथ ही वो जानवर भी गायब हो जाता है हमेशा के लिए। सोचिए इसकी अहमियत। 700 साल तक हर बड़े शहर में हजारों बार बनाया गया एक प्रतीक अचानक रुक जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। बाद के हिंदू, बौद्ध या जैन कला में कहीं भी वो एक सींग वाला जानवर दोबारा नहीं दिखता। कोई सीधी कड़ी नहीं, कोई तस्वीर नहीं जो बताए ये वही जानवर है, बस नए रूप में। एक ऐसा प्रतीक जो शायद किसी पूरी सभ्यता की पहचान था, व्यापार का निशान या किसी देवता का रूप या किसी परिवार, किसी समुदाय का चिन्ह, बस मिट्टी में दब जाता है और साथ ही दब जाती है उसकी असली कहानी भी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इस जानवर का गायब होना खुद उस सभ्यता के अंत की एक और निशानी है? इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। और अब आखिरी और सबसे अजीब मोड़। कीनोयर, जिन्होंने इस जानवर पर शायद सबसे गहराई से काम किया है, एक जगह कहते हैं इस भारतीय यूनिकॉर्न का दुनिया के बाकी हिस्सों में मिलने वाली एक सींग वाली कहानियों से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अपने ही काम में वो एक और मुमकिन तस्वीर की तरफ भी इशारा करते हैं कि हजारों साल के एक लंबे सन्नाटे के बाद पश्चिम एशिया में, फिर यूरोप में, फिर पूरब में भी एक सींग वाले जीवों की कहानियां फिर से उभरने लगती हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि इंसानों ने बार बार अलग अलग समय पर एक सींग वाला कोई जीव गढ़ लिया, या फिर कहीं गहरे किसी भूली हुई याद, किसी बहुत पुराने व्यापारी रास्ते से होकर ये तस्वीर सफ़र करती रही, मोहनजोदड़ो से लेकर यूरोप की मध्यकालीन दीवारों तक, जहां बाद में सफ़ेद घोड़े जैसे यूनिकॉर्न को एक कुंवारी लड़की की गोद में सोता हुआ दिखाया गया। आज कोई भी विद्वान पूरे यकीन से इसका जवाब नहीं दे सकता, यहाँ तक कि कीनोयर खुद भी नहीं। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक जानवर जो शायद कभी हुआ ही नहीं, एक चिन्ह जो 4000 साल पहले दुनिया के एक कोने में हजारों बार तराशा गया, एक सभ्यता जिसने अपनी सबसे गहरी बात अपनी ही भाषा में लिख दी, लेकिन वो भाषा आज खामोश है। शायद यही सिंधु घाटी के इस यूनिकॉर्न की असली कहानी है। ये किसी जादुई जीव की कहानी नहीं है, ये इंसानों की उस पुरानी कोशिश की कहानी है जिसमें वो अपने विश्वास को, अपने डर को, अपनी उम्मीद को एक तस्वीर में कैद करना चाहते थे ताकि वो हमेशा के लिए बची रहे। और वो बच भी गई, पत्थर पर उकेरी गई, 4000 साल तक जमीन के नीचे दबी, फिर हमारे सामने आई। लेकिन उसकी आवाज़ नहीं बची। हमने उसकी शक्ल देख ली है, उसका शरीर देख लिया है, उसका अकेला सींग देख लिया है, लेकिन जो सच में जानते थे कि ये जानवर क्या है और क्यों बनाया गया, वो लोग 4000 साल पहले ही खामोश हो चुके हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कुछ रहस्य समय इतनी गहराई से दबा देता है कि सबूत मिलने के बाद भी जवाब हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है।